तो पिछली बार हमने राजा का दिन कैसा हो, उसका एक राजा के दिन के भाग किस प्रकार से हो और किस तरीके से किस समय किस किस प्रकार के कार्य राजा ने करने चाहिए वो हमने देखा था। इट इंक्लूडेड कितने घंटे सोने चाहिए, क्या काम कब करना चाहिए, कौन से काम इंपॉर्टेंट है, संध्या वंदना, वो सभी कुछ हमने देखा था। आज हम जो अपना पहला चैप्टर है, पहला पूरा जो सेक्शन है विनय अधिकार, उसके लास्ट 2 चैप्टर्स में, और मेरे ख्याल से आज हम दोनों ही कर लेंगे। वो जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो एक राजा की सुरक्षा से रिलेटेड है कि एक राजा ने खुद का प्रोटेक्शन, स्वयं का प्रोटेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। इस पे ये 2 चैप्टर्स हैं। तो इसमें ना मैं सभी कुछ नहीं पढ़ूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ूंगी, क्योंकि कुछ कुछ थोड़े से टेक्निकल हैं जो कदाचित आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे पेज नंबर, एक्चुअली इसमें जो 20th जो 20वां अध्याय हम देखने वाले हैं उसका नाम है निशांत परिधान। क्यों, एक सेकेंड, क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ, जो 20वां अध्याय है उसका नाम है निशांत प्रणिधि। निशांत, एक्चुअली निशांत का अर्थ होता है घर, पैलेस। जो राजा का राजमहल होता है उसका नाम, उसे निशांत भी कहते हैं, जहां आप आराम से रह सको, जहां यू कैन टेक अ ब्रेक बेसिकली। और प्रणिधि मतलब घर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें घर का भी थोड़ा है बट बाकी रक्षा से रिलेटेड भी है। और जो 21वां अध्याय है उसका नाम ही है आत्मरक्षा। ठीक है, बट दोनों में वो सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स कंबाइंड है, तो इसलिए मैं दोनों ले रही हूँ। तो इसका जो पहला भाग है ना, वो तो इसका जो पहले श्लोक है, पहले 3 श्लोक, उसमें कौटिल्य बताते हैं कि एक राजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करना चाहिए। और अगर आप देखो ना तो बेसिकली वो कहेंगे कि सीढ़ियां ऐसे हो, बहुत सारे से सुरंग हो जिससे आप भाग के निकल सको उसमें से, कमरे किस हिसाब से रहने चाहिए, राजमहल के मतलब राजा का जो रूम है उसके आगे पीछे क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारा बताते हैं। वो ऐसे भी कहते हैं कि जो कोषागार है, सॉरी, हाँ, पेज नंबर इज 76 पेज नंबर। तो बेसिकली वो उसका जो शुरुआत है श्लोक की वो है वास्तु प्रशस्ते देशे। बेसिकली आप वास्तु के हिसाब से जो भी जैसे कहा गया हो वो सब ध्यान में रखकर आप अपना राजमहल बनाइए। उसमें वही कि ट्रेजरी कैसे बनाई जाए, कैसे छुपकर बनाया जाए, रूम्स कैसे बनाए जाए, सुरंग कैसे हो, जो जो राजा के रूम पे जाने के लिए जो सीढ़ियां है वो कैसी हो कि वो छुपकर हो, वो सबको पता ना चले, ऐसे एविडेंटली दिखे नहीं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का पूरा दिया गया है। और दूसरा कि वो कहते हैं कि जो राजा के तरफ आप रूम की तरफ या राजा के एरिया की तरफ जा रहे हो तो वो देवागार, जो भगवान की मूर्ति से, जो भगवान का मंदिर वंदिर हो उसके पीछे छुपा हुआ होना चाहिए, इसलिए वो जो दरवाजा है वो ढंग से दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें वो बताते हैं, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल हियर, बिकॉज वो इवेंचुअली कहते हैं श्लोक नंबर 5 में, 4-5 में, अतः अन्यथा वा विकल्प ये सह आध्यायी भयात। ठीक है, तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करो, और ऐसा भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि ऐसी कोई आपदा आने वाली हो, जैसे अर्थक्वेक हो, भूकंप आ जाए या बहुत बारिश आ जाए, वर्षा आ जाए, फ्लड्स आ जाए, वगैरह वगैरह, तो वो सबसे आपका घर जो है वो सुरक्षित रह सके। इस सब बातों का ध्यान रखकर आप ग्रह का, अपने पैलेस का निर्माण कीजिए। फिर वो कहते हैं या जैसा मैंने कहा वैसे करिए या किसी और तरीके से, whichever is the good way, whichever is the right alternative। क्यों? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ सह अध्यायी भयात, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबने यही सुन, ये है, ये सबको पता है ना, ही इज ऑलरेडी गिविंग आउट द टेक्निक कि वो मंदिर के पीछे ऐसा हो, ऐसी सीढ़ियां हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो सबको पता होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो राजा के साथ पढ़े हैं, जिन्होंने ये ग्रह निर्माण सीखा होगा, वो सबको पता होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, परंतु व्हाटएवर इज द अन्यथा व विकल्प ये, या जैसे सही लगे वैसे करो। क्यों? सह अध्यायी भयात, बिकॉज और लोगों को भी मालूम है इस बारे में, तो हेंस चेंज इट, बट
इस तरीके से आपको ग्रह करना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट एविडेंट और आपकी सुरक्षा इन द जो आपका ग्रह का डिजाइन है उसके अंदर ही हो. इट्स इनहेरेंट टू हाउ यू डिजाइन द होम इटसेल्फ. ठीक है, तो वो कहते हैं इसलिए आपको सही लगे उस हिसाब से आप डिजाइन करो. ठीक है, अगेन आप देखो चाणक्य ये फ्रेमवर्क दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, परंतु वो कोई शिल्प शास्त्री नहीं है, वो कोई आर्किटेक्ट नहीं है. ठीक है, वो उनका एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे. ही इज गिविंग अ फ्रेमवर्क एंड सेइंग ठीक है, उसके आगे जैसे आपको सही लगे इन बातों का ध्यान रख के आप कंस्ट्रक्शन करना. एग्जैक्टली ऐसा तो मत ही करना बिकॉज देन एवरीबडी नोज इट. ठीक है, तो ही इज जस्ट लीविंग इट एट दैट. पर उसके अलावा आगे चल के वो कहते हैं कि ग्रह आप निर्माण करो, डिजाइन करो, वो तो ठीक है, बट उसमें 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 3 चीजों का. एक राजा को का जो घर है, ठीक है, वो उसको किन चीजों से भय हो सकता है. शस्त्र लेकर तो कोई अंदर आ जाएगा तो उसकी चेकिंग वेकिंग होती रहेगी. ठीक है, तो शस्त्र लेकर कोई घुस जाए ये तो इतना पॉसिबल नहीं है. युद्ध के समय तो वैसे ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, आपका डिजाइन आप उस तरीके से करोगे कि आप छुप जाओ. परंतु ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस किन चीजों से आपको घात हो सकता है, जैसे हमने वो लाक्षागृह में देखा था महाभारत में, घर को आप ही जला दो, है ना, अग्नि से भय है और आपको प्रोटेक्शन मिलना भी बहुत मुश्किल है. एनीबडी कैन प्लान, और आपको अग्नि से भय हो सकता है. दैट इज वन. सेकेंड, क्या किस चीज से भय हो सकता है, जैसे वो तक्षक नाग ने आकर परीक्षित जी को काट लिया था, है ना, सांप अंदर घुस जाए. दैट इज अनदर रीजन जिससे राजा को मारने का प्रपंच किया जा सकता है. तीसरा है विष, पॉइजन. ठीक है, ये चीजें ऐसी है जो कितना ही आपकी सिक्योरिटी हो उसमें से घुस सकती है ना. तो वो स्पेसिफिकली इन तीन बातों का मेंशन करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपना जो घर बनाए उनको इन 3 चीजों से संभालिए. तो पहले जो अग्नि से कैसे संभालो, तो द टैक्टिक ही गिव्स इज दिस. ही सेज कि मनुष्य को जब हम जलाते हैं ना तो कि अग्नि कैसे होता है कि 2 चीजों को फ्रिक्शन करके, तो जो मनुष्य के बोन्स से फ्रिक्शन करके जो अग्नि बनी हो ना, वो अग्नि को आप घर के तीनों ओर लेकर जाओ और बेसिकली उसको घुमाओ. जैसे हम दिया जलाते समय कैसे लेकर जाते हैं हर जगह, वैसे आप उस अग्नि को घुमाओ, 3 बार घुमाओ. उससे आपका जो घर है जो है वो फायर प्रूफ हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं. अब इसका क्या प्रूफ है ये सब मैं नहीं जानती. ठीक है, आई हैव नॉट गॉन इनटू, मैंने इसका रिसर्च नहीं किया है, बट इट्स समथिंग वर्थ फिगरिंग आउट कि कैसे हो सकता है. बिकॉज अथर्ववेद में ये आई थिंक ऐसा कोई बताया गया है कि ऐसे करने से फायर प्रूफ हो सकता है घर, उस समय जो मिट्टी के घर बनते होंगे. दूसरा वो कहते हैं कि जो जब बिजली गिरती है, विद्युत जब गिरता है तब क्या होता है कि कोई चीज भस्म हो गई. सपोज जो विद्युत है, जो बिजली है, वो किसी पेड़ पर गिरी तो पेड़ भस्म हो गया, तो उसके एशेज हो गए, और उस एशेज में अगर हेल स्टॉर्म, जो हेल स्टोन्स होता है ना, उसका पानी अगर उसमें मिक्स हो जाए तो वो जो मिट्टी बनती है उससे वो भी फायर प्रूफ होती है, जिसमें वो बिजली के भस्म के द्वारा जो हो जाए, जो भस्म जो है, तो वो जो भस्म है उसका आप ये लगाइए, लेप करिए पूरे घर में, तो भी वो फायर प्रूफ हो सकता है. तो ये 2 चीजें वो बताते हैं. जी, so Lokesh Kumar ji saying कि maybe it was a testing method कि 3 times कर दो, if anything catches fire. That could also be the truth. That could also happen, है ना. But पहली बात तो वो कैच कैसे ना करे फायर, क्योंकि लकड़ी वकड़ी तो ही से इसकी काष्ठ का, लकड़ी का उपयोग कम से कम करो, पर आपने शायद थोड़ा बहुत किया भी होगा, तो इट कुड बी जस्ट टू चेक. बट ही स्पेसिफिकली सेइंग मनुष्य के बोन की अग्नि. अगर टेस्ट ही केवल करना होता तो कोई भी अग्नि आप यूज कर लो ना, व्हाई जस्ट मनुष्य के बोन की अग्नि. तो 1 could be 3 times could be because of that, but there might actually be something around the मनुष्य के बोन्स के फ्रिक्शन के द्वारा की अग्नि, जो I would suggest अगर आपको टाइम हो तो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा. if there's anything more to that and we can discuss अगले सेशन में. तो एनीवेज वो एक. फिर जो दूसरा है कि आप सर्प से बचाइए और इससे बचाइए, क्या कहते हैं कि विष से बचाइए. तो सर्प से बचाने के लिए वो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 6 में वो कुछ पेड़ों के नाम देते हैं जो
पेड़ पौधे होते हैं उनके वो नाम दे रहे हैं, जैसे जीवंती, श्वेता मुष्क 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 कपुष्प, वंदा का पुष्पवंद, बेसिकली पुष्पवंद, श्वेता मुष्क पुष्पवंद इत्यादि। ठीक है, तो जो शेवंती बेसिकली ये कुछ कुछ जैसे शंख पुष्पी, जीवंती, ऐसे अम्रवेल, ऐसे कुछ कुछ है ट्रेडिशनल पेड़ पौधे अपने। वो कहते हैं कि आपके आंगन में, अगर आपके जो राजमहल के परिसर में आप ये कुछ पेड़ पौधे लगाओ तो वहां पर सर्प नहीं आते। जैसे तुलसी का भी कहते हैं ना कि तुलसी हो तो वो आपको जनरली जीव जंतु कम आते हैं घर पर, ऐसे कहते हैं। तो एनीवेज, तो ये इनका भी ये काम है कि वो सर्प नहीं आते घर पर अगर ये पौधे पेड़ पौधे लगाए हो तो ही सेड अ नेम ऑफ फ्यू ऑफ दीज। देन ही सेज कि आपके घर में अगर आप मयूर और मार्जर, बिल्ली डाल दो, बिल्ली को छोड़ दो, या मयूर मतलब मोर, मोर आप रखो, तो मोर क्या करेंगे, मोर सांप को खाते हैं। तो अगर वो है तो भी आपके यहाँ सांप नहीं आएगा, और सांप अगर आएंगे तो ये उनको खा जाएंगे। दूसरा, अगर आप पोपट वगैरह, आप देखो ना, तो अगर इवन रामायण में जो राम जी के राजमहल की बात आती है ना, वहां आप देखते हो कि मोर वगैरह वगैरह, ये बर्ड्स, पक्षी, मोर, शुक शारिका, बेसिकली कोयल या पोपट, ये सारे होते हैं हर एक घरों में। ठीक है, जैसे रामायण में तो एक बात भी आती है कि कौशल्या की मैना थी, मैना हुआ करती थी, और वो मैना भी अगर कौशल्या के साथ कोई बुरा करे तो गुस्सा हो जाती है, इस टाइप की बात आती है। तो उन सबके जो अपने अपने निवास स्थान होते थे, वहां ये हमेशा पक्षी और ये प्राणी होते थे। तो उसका क्या काम है, कारण कि ये लोग सर्प अगर आए तो, अगर शुक शारिका है वो अगर देखे सांप को, है ना, या विष हो, कोई विष लेके आया हो, ठीक है, तो सर्प या सर्प, ऐसा कोई सर्प का विष हो जिसकी अगर सुगंध या ऐसे कुछ उनको आए, अगर वो नोटिस करे तो वो लोग स्क्रीच करने लगते हैं, क्रोशती स्क्रीच करने लगते हैं। तो आपको अंदाजा आ जाता है अच्छा कुछ है। जैसे आपको पता होगा कि भूकंप आने वाला हो ना, तभी भी जो प्राणी होते हैं, बिफोर इवन यू रियलाइज, बिफोर इवन द रिश्टर स्केल कैचेस इट, दे स्टार्ट स्क्रीमिंग इन अ सर्टेन वे, दे रन अवे फ्रॉम दोज प्लेसेस। ठीक है, तो प्राणियों को ये इनहेरेंटली समझ में आ जाता है, बहुत सारे लोगों को ये कुछ है, सो दे पिक दैट विश एंड दे स्टार्ट स्क्रीमिंग। तो आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा यहाँ कुछ है। क्रॉन्च पक्षी जो होते हैं, वो भी, क्रॉन्च पक्षी क्या हो जाते हैं, वो फेंट और मूर्छित होने लगते हैं, तो वैसे पक्षी भी आपके यहाँ होने चाहिए। फिर ऐसे अलग अलग ये है कि अगर कोकिला हो तो कोकिला है वो तो मर जाती है, ऐसे विष का अगर प्रभाव उस एरिया में हो तो कोकिला तो मर जाती है। जो चकोर पक्षी होते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सर्प और विष से अपने घर का बचाइए। तो कैसे, वो अग्नि का तो हमने कहा, एंड सांप से बचने के लिए और सांप से विष से बचने के लिए आप ये सब रखिए, तो ताकि वो लोग पकड़ सके अगर विष हो कहीं तो, या सांप हो कहीं तो। फिर ही गिव्स ये कि अच्छा जो राजा का घर है उसके पीछे स्त्रियों की गर्भ मैटरनिटी के लिए कुछ हो, उसके सामने कुमार और कन्या जो बच्चे उनका कुछ होना चाहिए, उसके आगे गार्डन होना चाहिए वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू ऑल ऑफ दैट। ठीक है, फिर द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स। एक तो है कि आप घर को, ये रूम ऐसे हो, रूम वैसे हो, रूम वहां आगे पीछे हो, ये सब है, बट दैट इज स्टिल द कंस्ट्रक्शन। देन ही गोज इनटू, अभी आत्मरक्षा की बात मैं कह रही थी ना, वो शुरू हो गई। अब तो हम पढ़ेंगे 21वें श्लोक से। ठीक है, तो 21वें श्लोक से, अंतग्रहगतः स्थवीर स्त्री परिशुद्धां देवीं पश्ये न कांचित भी गच्छेत। तो वो कहते हैं कि राजा को ना, देवी मतलब रानी, राजा को रानी वास में कभी नहीं जाना चाहिए, राजा को रानी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। तो रानी से कैसे मिले, तो रानी शुद्ध होके, मतलब नहा धोके, उसकी भी चेकिंग हो, ठीक है, कि कोई उसकी भी चेकिंग हो, उसके बाद ही रानी राजा के कक्ष में आए। और ऐसा क्यों, तो उसका वो रीजन देते हैं। वो कहते हैं कि रानी के कक्ष में जाना भी खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देवी ग्रहे लीनो ही भ्राता भद्रसेनम जघानम। कोई तो राजा है भद्रसेन करके, उनके स्वयं के भाई ने उनके रानी के कक्ष में छुपकर,
जब भद्रसेन रानी से मिलने गए उनको टपका दिया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसलिए बचो। फिर वो और एग्जाम्पल देते हैं, मातुः शय्या अंतर्गतः पुत्रः कारुषम, कारुष के जो राजा है, कारुष एक किंगडम है, कारुष के जो राजा है उनको किसने मारा? अपने ही पुत्र ने मारा। कैसे? अपने माता के पलंग के नीचे छुपकर, ठीक है, उसके रूम में छुपकर, उसके पलंग के उधर छुपकर उसने अपने पिता को मार दिया। माता के, क्योंकि माता तो सॉफ्ट है ना, वो तो छुपने देगी, तो इसलिए वैसे मार दिया। फिर लाजान मुधनेति विषेण पर्यस्य देवी काशीराजम, बेसिकली ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से ये काशीराज को भी ऐसे उनके देवी ने किसी इससे मार दिया। फिर वो और कि वो सौवीर राजा का कहती है कि उसने अपने जो रानी है उसने अपने बेड़ी में कुछ घुसा के रखा था, कुछ शस्त्र घुसा के रखा था, और वो शस्त्र छुप के लेके आई थी और किसी ने चेकिंग नहीं किया था और उसने उसको मार दिया। बेसिकली राजा उनके कमरे में गए थे। तो ऐसे वो 3-4 एग्जाम्पल्स देते हैं और कहते हैं कि इसीलिए न कंचित भी ही गच्छेत, गच्छेत जाओ, न गच्छेत मत जाओ, आप स्वयं रानी के कक्ष में मत जाओ। आप रानी को कैसे देखो? स्थवीर स्त्री परिशुद्धाम देवीम पश्येत, स्थवीर स्त्री कोई बड़ी उम्र की स्त्री हो, उसके द्वारा सिक्योरिटी चेक हुआ हो जिस स्त्री का, जिस रानी का, उसको आप मिलो। कहाँ मिलो? अपने कक्ष में, ठीक है। तो दैट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। फिर वो कहते हैं कि आपकी जो रानियां है ना, उनको आप ये मुंड जटिल, जो बेसिकली ऐसे लोग हो जो स्पाई के वेश में आ सके, जो उनको ब्रेन वॉश कर सके, बाहर के जो लोग हो उनसे आप बहुत ज्यादा हिलने मिलने मत दीजिए। ऐसे लोगों को रूम पे ही, पैलेस में आने ही मत दीजिए, और स्पेशली रानीवास में तो आने ही मत दीजिए, ठीक है। तो मिनिमाइज द इंटरेक्शन विथ द क्वींस हैव विद पीपल आउटसाइड, ठीक है। एक दूसरी बात ये है। फिर अगर रानियों से मिलने कोई एक्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो भी कैसे होने चाहिए? एकदम ढंग से उनको पहले स्नान कराना चाहिए। रूम पैलेस में आके, राजमहल में आके पहले उनसे स्नान कराओ, उनका चेकिंग करो, उसके बाद ही रानी से भी मिलने दो, क्योंकि क्या पता वो कुछ लेकर आए शस्त्र इनको देने के लिए, है ना। तो वो भी आप ध्यान रखो। फिर अच्छा, जो रानियां, कुछ रानियां तो बहुत जल्दी शायद विवाह करके आ गई हो, उम्र में छोटी हो, है ना। ऐसा तो था नहीं कि हमेशा एज देखा जाता था। जैसे हम जानते हैं कि दशरथ की उम्र तो बहुत बड़ी थी, कैकेयी की उम्र छोटी थी, तो वैसे छोटी रानियां भी होंगी। तो वो कहते हैं वृद्ध स्त्री और पुरुष, वृद्ध स्त्री और पुरुष को हमेशा रानियों के साथ रहना चाहिए, और उनका मन ब्रेन वॉश ना हो जाए, वो ध्यान रखना चाहिए। उनको हमेशा राजा को वो कमिटेड रहे, इस तरीके की बातें करनी चाहिए, ठीक है। सो दे शुड टेक केयर ऑफ दीज क्वींस एज देयर मदर्स एंड फादर्स। ऐसे लोगों की भी, आप वृद्ध लोगों की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए जो ध्यान भी रखे रानियों का, ठीक है। फिर वो कहते हैं राजमहल के अंदर भी जो लोग हैं वो अपने अपने स्थान में रहे। जैसे अगर आपकी 3-4 रानियां हैं, आपके पुत्र जो भी है, वो सब भी जो है वो अपने अपने स्थान में रहे। जितना इंटरेक्शन कम हो सके एक दूसरे से, उतना इंटरेक्शन कम कीजिए, क्योंकि जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना कॉन्स्पिरेसी ज्यादा हो सकता है। पीपल कैन गेट टुगेदर, कॉन्स्पायर अगेंस्ट यू वगैरह वगैरह, गेट ब्रेन वॉश, व्हाटएवर। तो वो आप इंटरेक्शन जितना कम हो विद इन द पैलेस, वो भी कम रखो। और फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल रीड दिस। 33rd श्लोक जो है, सर्व च आवेक्षितम द्रव्यम निबद्ध आगमन निर्गमम निर्गच्छेद अभिगच्छेद वा मुद्रा संक्रांत भूमिकम। वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर बाहर से अंदर आ रही हो, पैलेस के अंदर आ रही हो, या पैलेस के अंदर से बाहर जा रही हो, वो सबको आप कैसे करो? एक तो आप उसे ट्रैक करो। कैसे ट्रैक करो? उस पर मुद्रा लगाओ, ठीक है। साइन इट, जो आज हम कहते हैं ना ट्रैकिंग के लिए हम RFP यूज करते हैं, तो नॉट RFP बट दे मार्क इट कि ये पैलेस का है, ठीक है, कि ये पैलेस के अंदर आया है, ये पैलेस के बाहर गया है। सो अगर वो चीज किसी के भी हाथ में आती है तो यू एग्जैक्टली नो, और पैलेस के अंदर क्या आया है, क्या बाहर जा रहा है, उसको भी आप ट्रैक कर सको। तो मुद्रा संक्रांति, उसको हमेशा मुद्रा, यू मार्क इट, you should know what is coming in, you should know what is going out, everything which comes in and goes out should be marked so that you can track it, ठीक है।
So with this we actually end the first chapter already, जिसमें थोड़ा बहुत ग्रह के बारे में है, एंड देन ये चीजें हैं जैसे जो मैं कह रही थी कि रानी से भी आप बच के रहो। तो हमने, अच्छा अब कोई कहेगा अच्छा रानी से बच के रहो, ये मतलब क्या, क्यों बच के रहने की बात कर रहे हैं, ये तो मिसोजाइनी हो गया। Then let's take a step back. उन्होंने सबसे पहले कहा था अपने पुत्रों से भी बच के रहो, ठीक है, irrespective of the gender. So we know that. तो इसमें स्त्री पुरुष फेमिनिज्म ये सब कहीं नहीं आता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक राजा को अपनी रक्षा करनी चाहिए हर तरीके से, ठीक है। तो कोई कहेगा अच्छा पर इसका मतलब रानियों पे विश्वास ना करो, ये कह रहे हैं। हाँ, बट केवल रानियों पे नहीं, किसी पे भी विश्वास मत करो। अगर हम देखें तो वो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो स्पाई नेटवर्क भी है उसमें भी वो बना रहे हैं ना, स्पाई नेटवर्क एक लेवल, फिर उनको स्पाई करने के लिए दूसरा लेवल। तो लेट वन स्पाई कीप स्पाइंग ऑन द अदर वन एंड देन इवेंचुअली इट शुड कम बैक टू यू, ठीक है। तो वो बेसिकली कहते हैं कि एक राजा को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने जब मंत्रियों को नियुक्त करने की बात करी थी तभी भी वो सबका टेस्ट कैसे करना चाहिए, सबको टेस्ट करके आप लोग, है ना, वो भी हमने पढ़ा था। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी जेंडर। राजा को प्रत्येक उसके आसपास कोई भी हो, अनलेस प्रोवन कि ये ऐसा नहीं होगा, सावचेत रहना है, सावधान रहना है। और फिर भी जो उनका जो प्रोसीजरल ये है कि भाई रानी को भी चेक करो, पुत्र को भी चेक करो, आप स्वयं मत जाओ, जिनको आना है, रानी को भी आप मिल रहे हो तो अपने यहाँ मिलो, ये सारी चीजें तो आपको फॉलो फिर भी करनी है अगर आपको आत्मरक्षा करनी है। इवेंचुअली ऑफ कोर्स इट्स ऑन यू, आप कैसे करते हो, बट दीज आर सम थिंग्स टू बी फॉलोड, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्सो ऑन आत्मरक्षा। तो इनफैक्ट वो चैप्टर तो कहा ही आत्मरक्षा गया है। अच्छा, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट लाइन सेज, वी आर ऑन पेज नंबर, कौन सा पेज है ये, 21वां अध्याय, अरे आजा, 80 पेज नंबर है। तो फर्स्ट श्लोक उसका है, शयनात् उत्थितः स्त्रीगणैः धन्वीभिः परिगृह्येत, कि जब राजा सोकर उठे, ठीक है, तो उनकी रक्षा के लिए तो कोई चाहिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम राजा को अपने बॉडीगार्ड्स, अपने सैनिक, अपने आत्मरक्षकों के साथ तो होना ही है, ठीक है, पर ये हर टाइम पे अलग अलग है। तो वो जब सुबह उठते हैं तब उनकी बॉडीगार्ड्स कौन होंगे, जिसे शयनाद उत्थित, शयन मतलब सोकर, उत्थित मतलब उठना, सोकर उठकर, स्त्री गणैहि फीमेल वॉरियर्स, कैसे, धन्वी भी परिगृह्येत, धनुष्य बाण उठाए हुए, धनुष्य ली हुई विमेन वॉरियर्स उनके साथ रहे जब वो उठे तब उनकी रक्षा में, ठीक है। और ऐसा होता था क्या, इन्होंने लिख तो दिया है, पर क्या ऐसा होता था कि विमेन वॉरियर्स हो? तो मेगास्थीन्स की ये मेगास्थीन्स कहते हैं कि whoever, वो ऑफ कोर्स वो चंद्रकोटास, वी डोंट एग्जैक्टली नो चंद्रकोटास चंद्रगुप्त थे या कोई और थे, उसमें देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज स्टिल नॉट क्लियर। बट उन्होंने जिसको किसको भी देखा है, जो भारत का राजा उस समय, वो कहते हैं कि वो स्त्रियों से घिरे हुए होते थे, विमेन वॉरियर्स उनके साथ होते थे, ठीक है। उसका मतलब ये तो निश्चित ही है कि विमेन वॉरियर्स, विमेन वर ट्रेन्ड इनटू दिस, मे बी वॉरफेयर के लिए ना गए हो। हाँ, फीमेल वॉरियर्स और सिनौली, उस सिनौली का जो एक्सकेवेशन चल रहा है वहां दे फाउंड ये स्टैच्यूज ऑफ विमेन वॉरियर्स, राइट। इनफैक्ट आप अगर ओडिशा जाओ ना, तो ओडिशा में वो उदयगिरी केव्स हैं। तो आप जो उदयगिरी केव्स में भी अगर आप देखोगे, वो कौन से ड्यूअल केव्स है, आई फॉरगेट, उदयगिरी और एक है हमारे वाली बुक में, इट्स पेज 69, she said it's page 80 जी। उसको बोलेंगे कि ये प्लीज सेंड मी मोर आई कैन हर श्लोक के बाद। ओके, तो वो जो उदयगिरी, वो कौन से वो ड्यूअल के उदयगिरी व्हाटएवर, वहां पर भी आप देखो ना तो बहुत सारे कार्विंग्स हैं। उन कार्विंग्स में यू सी विमेन वॉरियर्स फाइटिंग द वॉर, क्योंकि कलिंग, तो कलिंग राज होता था ना, तो कलिंग में भी यू एक्चुअली सी विमेन, वो वॉरियर वेश में तलवार लेके घोड़े के ऊपर, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली वो पिक्चर्स हैं, मैं जब गई थी तब मैंने वहां के पिक्चर्स लिए थे, लेट मी लुक इट अप, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी इफ आई फाइंड दोज पिक्चर्स।
वो वहां पर भी है। उसका मतलब कलिंग, एटलीस्ट कलिंग में भी विमेन वॉरियर्स होती थी जिनको उन्होंने वो केव्स पे ये भी करा हुआ है, ठीक है, चिन्हित भी करा हुआ है। तो विमेन वॉरियर्स डेफिनेटली होती थी, मतलब विमेन वर डेफिनेटली लर्नड इन वॉरफेयर, ठीक है, मे बी नॉट एवरीबडी बट लॉट्स ऑफ देम वर। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले जब आप राजा उठेंगे तो स्त्रियां जो धनुष लेके पकड़ के जो स्त्रियां हैं वो उनको देखें। फिर अगले कमरे में वो जाए, वहां पर उनके पगड़ी कपड़े वपड़े जब पहनाए उसमें कौन हो, तो वहां पे जो हम जो कहते हैं ना कि यूनक्स होता है, जो तिर्यक योनि वाले जो लोग हैं उनको आप वो हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद के कमरे में और कुछ वो तैयार होने वाले हैं, वहां उनकी रक्षा कौन करे, तो वो कहते हैं जो कुबड़े बौने, जो हाइट में कम हो, जैसे मंथरा को हम जाते हैं ऐसे। तो अब अच्छा, और ये बात जो कि कुबड़े बौने हो, वो सेवक हो, वो उनका ध्यान रखे। उसके बाद तो ही इज रेडी टू गो, तो जो मंत्री है, बाकी बॉडीगार्ड्स हैं वगैरह, वो उनका ध्यान रखे। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप रामायण भी पढ़ो ना, तो रामायण में भी आता है कि राम जी के महल में बहुत सारे कुबड़े बौने सेवक होते थे, ठीक है, यूनक्स, तिर्यक योनि वाले जो सेवक होते थे, ये और ये कुबड़े बौने सेवक होते थे। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि बहुत सारे यूनक्स जो थे वो इवन राजपूताना टाइम में रानियां जो होती थी उनकी रक्षा करने के लिए वैसे सैनिक होते थे, है ना। तो आप देखो, प्रॉपर सोशल सिस्टम वाज इन प्लेस जहां हर प्रकार के लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था होती थी। किस तरीके से, ऐसे नहीं कि फ्री में दे रहा है, इस तरीके से भी नहीं, उन सबके नौकरी का बंदोबस्त किया जाता था। सो ऑल दीज वर सेवक हु वर पेड मनी, राइट, जिनको अपना जो वेतन होता था वो मिलता था। तो उन सबकी व्यवस्था ऐसे हो जाती थी अलग अलग कामों में। तो कुबड़े बौने हो, क्योंकि बाकी काम तो कर ही सकते हैं ना, इट्स जस्ट फिजिकली दे आर अ लिटिल डिफॉर्म। यूनक्स है, उनका तो बहुत काम है, उनमें शक्ति तो वैसे ही बहुत होती है। तो जो रक्षा का काम है, जो सिक्योरिटी का काम है, उसके बाद भी होता था, पर वो तब से चला आ रहा है। तो ये जो हमारे मन में जो इनहेरेंट बायसेस, अरे डिस्क्रिमिनेशन, ये वो, आई थिंक वो सब बहुत बाद में शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स देयर पीपल रिकॉग्नाइज, है ना। अब तो ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते, तो मोटे को मोटा भी नहीं कह सकते, ऐसा नहीं था। दे आर कॉल्ड व्हाटएवर दे वर, बट इट वाज नॉट एज इफ द सोसाइटी वाज कि उनको एकदम ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था, ऐसा नहीं है। उनके भी रहने की भी व्यवस्था थी, कहाँ, राजमहल के अंदर, ठीक है, वहां उनका काम भी निश्चित होता था, उनके रोल्स भी उनको दिए गए थे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, even in Mughal rule they were, but it is not only a Mughal phenomenon. It has been happening for a long time in भारत, ठीक है। ओके, फिर वो कहते हैं कि श्लोक नंबर 5 में, पितृपैतामहम महासंबंध अनुबंधम शिक्षितम अनुरक्तम कृतकर्माणि जन्म आसनम कुर्वितः, कि राजा अपने जो एकदम क्लोज है ना, जो एकदम इमीडिएट जो बॉडीगार्ड्स है, अपने पास किसको रखे, ऐसे लोगों का जिनकी फैमिली से लॉयल्टी जो है वो उसका प्रूफ आपके पास हो। मतलब पिता पैतामह, बाप दादा के टाइम से वो आपके लॉयल रहे हो, ऐसे लोगों को ही आप अपने पास रखिए, ठीक है। अच्छा, आज के जमाने में वो तो अलग हो गया, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई एक जॉब में भी ज्यादा टिकता नहीं, ठीक है, थिंग्स हैव चेंज्ड। बट इफ यू सी, वंस अपॉन अ टाइम लॉयल्टी वाज एट प्रीमियम, मतलब लॉयल्टी को माना जाता था। आज अगर कोई कहे कि अरे मैं 20 साल से एक कंपनी में हूँ, तो हमको क्या कहेंगे, यार क्या कोई एम्बिशन ही नहीं है लाइफ में, है ना, ये तो एकदम ढीला है, एम्बिशन ही नहीं है। जबकि एक जनरेशन पहले तक कोई एक कंपनी में 20 साल रहा हो तो दैट वाज अ साइन ऑफ लॉयल्टी, दैट ऐसे लोगों को एक्चुअली ज्यादा अच्छा माना जाता था, है ना। So things change according to their time, according to situation, according to opportunities. That said, उस टाइम पे anyways, because वो फैमिली लॉयल्टी, फैमिली ऑनर, इसका बहुत भाव होता था, इसलिए अगर वो राजा को लॉयल है तो इनवेरिएबली, एक तो वो राजा के साथ इतने टाइम से उस परिवार के साथ रहे, तो दे ऑल्सो गॉटन द बेनिफिट्स ऑफ दैट, है ना। वो रॉयल्टी के पास रहने के कारण बेनिफिट्स भी मिले हैं उसके, और वो बेनिफिट्स के कारण वो लोग राजा को लॉयल भी रहेंगे। तो जिनका प्रूफ हो आपके पास, ऐसे लोगों को आप अपने पास रखिए, द चांसेस ऑफ दे बिट्रेइंग यू आर मच लेसर।
इफ दे डू बीट्रे यू, देन आप ये भी मान लो कि आपकी हानि होना निश्चित है, बिकॉज जितना वो आपके बारे में जानते हैं वो शायद कोई और नहीं जानता, बट द चांसेस आर कि दे विल स्टे लॉयल टू यू। ठीक है, तो वो कहे कि इसलिए आप उन लोग को उनको अपने साथ रखो। न अन्यतो देशीयम अकृतार्थमानम स्वदेशीयम वापि अकृत्यो अपग्रहितम। ऐसे को तो मत ही रखो जो फॉरेनर हो। ठीक है, आपके नजदीक से नजदीक आपका स्वदेशी होना चाहिए कोई, जो आपके देश का नहीं है उसको तो मत ही रखो, क्योंकि एटलीस्ट आपका जो स्वदेशी होगा उसको आपके राष्ट्र के साथ तो लॉयल्टी है। जो परदेसी है उसको तो कोई है ही नहीं। इसलिए आप देखो, इवन जब राजा को मंत्री सिलेक्शन की बात जब हमने करी थी, तभी भी उन्होंने कहा था जानपद, आपके जो जनपद है उसमें जन्मा हुआ होना चाहिए। फॉरेनर्स को यू कैन एम्प्लॉय देम इन योर आर्मी एंड ऑल दैट, ठीक है, बट आपके जो क्लोजेस्ट नेटवर्क है उसमें वो लोग नहीं होने चाहिए। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि दे कैन ऑलवेज लीव ना, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर कि आपको छोड़ के चले गए, आपके साथ जो इमोशनल कनेक्ट होगा भी तो भी ऐसा तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर जो आपके देश का होगा उसको तो एक तो लॉयल्टी है जन्मभूमि की, और साथ ही कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स ही कैन बी गो एज अ फॉरेनर एनीवेयर एल्स, बट द घर इज ऑलवेज दिस, राइट? घर की बात तो है ही। इसलिए आप ऐसे को ही रखो, ऐसे कोई आप जो बाहर स्वदेशी हो उसको आपके साथ रखो, बाहर वाले को तो अन्य देशीय उसको तो मत ही रखो। और स्वदेशी में भी ऐसा कोई हो जिसका आपने कभी कुछ किया हो काम, जैसे मतलब जिसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया हो, जो आपसे गुस्सा हो, जिसको लग रहा हो कि आपने उनका बुरा किया है, भले ही अब आपको लगे कि अब बात सॉल्व हो गई है, तो भी ऐसे को मत रखो। अगर कभी बहुत पास्ट में भी ऐसा हुआ हो, बिकॉज यू नेवर नो कि मनुष्य के मन में वो जो रिवेंज की भावना है वो कब तक रहे, है ना? मेनी टाइम्स दे जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इसलिए वैसे चीज में भी आप मत पड़ो। कभी किसी के साथ बुरा हुआ होगा ना, उसको अपने पास तो मत रखो, इवन दो एट दिस पॉइंट दैट माइट नॉट रियली बी द केस। ठीक है, सो एकदम क्लोजेस्ट सर्कल में तो किसको रखना है, बी वेरी वेरी चूजी अबाउट इट। तो ये वो कहते हैं। अच्छा, फिर खाने की बात। ठीक है, खाने की बात क्या है? वो कहते हैं गुप्ते देशे महानसिकः सर्वम आस्वादम बाहुल्येन कर्म कार्ये। राजा का जो खाना बनेगा ना, वो जो किचन है, जो रसोई घर जहाँ पे राजा का खाना बनता है, उसमें भी सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं गुप्त देश है, किसी सीक्रेट लोकेशन में, मतलब इवन राजभवन में उस लोकेशन पे सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है, कहाँ है। और महानसिक मतलब जो कुक है, जो शेफ है, उसने खाना कैसे बनाना चाहिए? चखते हुए। ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि सब कुछ उसने स्वयं से चखा हुआ हो, और स्वादिष्ट, आस्वाद मतलब एक्चुअली स्वादिष्ट रसोई तैयार करे। और जब खाना तैयार हो, सॉरी, आस्वाद बाहुल्य मतलब, सॉरी, चखना नहीं, आस्वाद बाहुल्य मतलब टेस्ट बहुत अच्छा उसका, तो स्वादिष्ट भोजन तैयार करे। और वो भोजन जो है वो राजा सबसे पहले क्या करे? तद राजा, सॉरी, वो चखने की बात बाद में आती है। ठीक है, यहाँ पे आस्वाद बाहुल्य इज नॉट चखना, आई सेड दैट रॉन्ग। ही इज बेसिकली सेइंग गुप्त देशे, सीक्रेट लोकेशन में जो महानसिक, जो शेफ है, वो सर्वस्वम आस्वाद बाहुल्य, बहुत टेस्टी खाना बनाए। तद राजा तथैव प्रतिभुंजितः पूर्वम अग्नये वयोम्यभ्यश्च बलिम कृत्वा। सबसे पहले वो राजा खाना खाए, उसके पहले उसने क्या करना चाहिए? खाने का सबसे पहले अग्नि में आहुति देनी चाहिए, और पक्षी वगैरह जो होता है ना, उनको बलि चढ़ानी चाहिए, उसके बाद ही स्वयं खाना चाहिए। ठीक है, उसका कारण क्या? एक तो ऑफकोर्स जो भी है कि आप स्वयं खाने से पहले हमेशा भगवान को चढ़ाते हैं, पर अग्नि को आहुति देना और बलि चढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी ये है कि अगर खाने में विष मिला हुआ हो तो आप जैसे ही अग्नि में डालोगे तो जो फ्लेम्स है ना, उसका कलर बदल जाएगा, वो नीला सा पड़ जाएगा। ठीक है, और उसमें कट 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 आवाज आएगा। वो उसमें लिखा है उन्होंने, जो नेक्स्ट श्लोक है ना,
उसमें उन्होंने लिखा है कि अग्ने है ज्वाला धूम नीलता, ज्वाला का जो धूम है, जो धुआं है वो नील, वो ब्लू हो जाएगा। शब्द स्फोटनम च, शब्द स्फोटनम मतलब वो कट 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 आवाज होगा, जब उसमें कट 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 कट। च विषयुक्तस्य वयसाम विपत्तिश्च, अगर विषयुक्त खाना होगा तो उसमें वो कट 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 आवाज आएगा जैसे ही आप आहुति डालोगे, ठीक है। या फिर आपने जो जिन बलि चढ़ाई है बर्ड्स के लिए, वो जो है बलि चढ़ाना, राहुल जी, बलि चढ़ाना मतलब वो गला काट के चढ़ाना वाली बात नहीं है। बलि चढ़ाना मतलब आप वो बलि जो चढ़ाते हो ना, जो अर्पण करते हो, नैवेद्य जो देते हो पक्षियों को, उसको भी बलि कहते हैं। तो उस तरीके से आपके खाने को आप उनको दो, पक्षियों को, और अगर वो खाकर अगर उनको कुछ होता है तो भी नो ना, वो अगर विष वाला होगा तो पक्षी भी मर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आप बलि भी चढ़ाओ, बिकॉज एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ योर ये एज वेल, ठीक है। आपका जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल होता है उसमें भी तो होता है। और फिर उसके बाद कितने सारे श्लोकों में उन्होंने खाने में विष मिला हो इसको आप कैसे पता करें, तो वो कहते हैं कि जब विष मिलाओ तो कुछ कुछ चीजें जो होती है ना वो बहुत पानी छोड़ने लगती है, कुछ कुछ सामग्रियां ऐसी होती है जो एकदम रुक्ष हो जाती है, जो उसका नॉर्मल टेक्सचर हो उससे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हो उसमें ऊपर लाइंस आ जाएंगी, जैसे हनी है उसमें किसी अलग कलर की लाइन आ जाएगी, जो दही है उसमें किसी अलग किस्म की लाइन आ जाएगी, पानी में आपको कुछ अलग सा दिखेगा ऊपर का, ठीक है। तो आप ये सब चीजों का बहुत ध्यान से आप उसको ऑब्जर्व करो खाने पीने से पहले कि क्या है, वो सूखा तो नहीं हो गया है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो विष युक्त खाना होगा ना वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप देखो, मैं वो पूरे इसमें तो नहीं जा रही, बट बेसिकली कि रस दाल में हो तो कैसा हो सकता है, पानी में हो तो, मध में हो तो, शाक सब्जी में हो तो, शाक सब्जियों में हो तो किस तरीके का हो सकता है। इन सारे चीजों का इंडिकेशन उन्होंने दिया हुआ है डिटेल में। तो जब राजा खाते हैं उसके पहले इन सब चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और तो वो मैं पूरा तो नहीं पढ़ रही, कि वो कहते हैं कि जो चीजें सॉफ्ट होती है ना वो कठिन हो जाती है, जो कठिन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो विष का ऐसे सारा इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर अच्छा, फिर वो और एक बात कहते हैं, बालकृष्ण जी पूछ रहे हैं, सॉरी, द किंग हैज टू ऑब्जर्व और सिक्योरिटी बोथ, ठीक है। तो सिक्योरिटी पार्ट विल कम टू, बट राजा को भी ये सब खाने से पहले पता होना चाहिए। सो द किंग ऑल्सो नीड्स टू नो कि ऐसा ऐसे होता है ना, क्योंकि और कोई बताए ना बताए उसके पहले उसे उनको भी समझ होना चाहिए। बट सिक्योरिटी ने कैसे करना चाहिए इवन बिफोर इट कम्स टू द राजा, दैट विल कम टू, ठीक है। वो अभी बता रहे हैं, अभी ही इज ओनली गिवन इंडिकेशंस कि अगर विष युक्त हो खाना तो किस किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं पेज नंबर 82 श्लोक नंबर 23, विष प्रदस्य तु शुष्क श्याव वक्तता वाक संगः स्वेदो विजुभ्रमाणं च अतिमात्रां वेपतुः प्रस्खलनं बाह्य विप्रेतणाम आवेगः स्वकर्मणि स्वभूमौ च अनवस्थाम इति। जिसने विष दिया है ना, तो राजा को आसपास भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसने विष दिया है उसका क्या होगा, उसका चेहरा एकदम शुष्क, जो वो एकदम चेहरा एकदम ड्राई सा हो जाएगा, बोलने में वो थोड़ा लड़खड़ाएगा, पसीना पसीना आ जाएगा, क्योंकि पकड़ जाने का डर है ना, अगर उसने डाला और वो वहां पर है तो पकड़े जाने का डर है। तो वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, या तो उसे बहुत पसीना आता होगा, या तो बोलने में लड़खड़ा जाता होगा, या नीचे देखता होगा, आपके सामने नजर से नजर मिला के नहीं देखेगा, शरीर में ऐसे शिवर जैसा होगा। रेगुलर जो रेगुलर उसका बिहेवियर है उससे ये अलग बिहेवियर होगा, क्योंकि ये कंपन वगैरह आपको योर गिल्ट, योर फियर इटसेल्फ शोज इन योर बॉडी, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखो कि ऐसा कोई कर रहा है क्या, और अगर कर रहा है तो क्या, तो फिर यू शुड बी अवेयर कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई आपका जो या तो महानसिक जो कुक है या कोई सेवक है या कोई भी, अगर उनके बिहेवियर में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, मोर इवन द बिहेवियर से भी ज्यादा, तो आप ध्यान रखो।
जनरली जो लोग जिनके 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 मन में डर है या ऐसा गिल्ट है, वो जरूर से अपने बॉडी लैंग्वेज में वो दिखाएंगे। अच्छा, तो राजा को क्या करना चाहिए? ये सब हो तो सकता है, विश मिल भी सकता है ना, पर राजा को प्रोटेक्शन तो करना चाहिए। सिर्फ पता चल जाए उससे क्या, या ना भी पता चले, राजा को ना भी पता चले तो क्या करना चाहिए? और पॉसिबल है कि और कुछ टेंशन चल रहा और खा लिया एट दैट पॉइंट, है ना, ध्यान नहीं दिया, खा लिया, तो कैसे करो? तो इसलिए वो कहते हैं तस्मात्, श्लोक नंबर 24 श्लोक में, तस्मात् अस्य जांगली विधो भीषद च आसन्नाः स्युः। आसन्नाः मतलब उसके साथ। कौन? जांगली विदो। जांगली विदो मतलब जो विष का मार जानते हो, कि जो विष अगर आपको चढ़ गया हो तो आपको वो निकाल सके, ये उनको पता हो, ठीक है। तो जांगली विदो और भीषज। भीषज मतलब डॉक्टर, भेषज मतलब दवाई, भीषज मतलब डॉक्टर, ठीक है, जो दवाई दे। वो हमेशा राजा के साथ होने चाहिए। भीषक भैषज जागारात् आस्वाद विशुद्धम औषधम गृहीत्वा पाचकोशाभ्याम आत्मना वा प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रयच्छेत्। जो ये जो दवाइयां वगैरह हैं, दवाइयां और इवन भोजन, ठीक है, ये सब क्या करना चाहिए? जो डॉक्टर है, जो भेषज, जो डॉक्टर स्वयं है, या जो खाना बना रहा हो, ठीक है, कि जिसने खाना बनाया है, या जो औषधालय से वो जो दवाई राजा की है, वो कोई भी चीज राजा को देने से पहले, या उसके आगे लिखा है पानम पानीय च औषधेन व्याख्यातम, खाने पीने की चीज हो, औषध हो, कुछ भी हो, उसका क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो डॉक्टर है, जो पाचक है, जिसने वो बनाया है, खाना वाना बनाया है, वो सबसे पहले आत्मना प्रतिस्वाद्य, स्वयं उसको टेस्ट करे, और स्वयं टेस्ट करने के बाद ही राजा को खाए, राजा खाए उसे। राज्ञे प्रयच्छेत्, आत्मना प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रयच्छेत्। राजा को स्वयं चखने के बाद ही दीजिए, उसने देना चाहिए। क्योंकि अगर वो कुक है कोई, उसने एक तो डाला भी हो तो पता चल जाएगा। डॉक्टर को तो पता है, वो देख कर ही उसने देखा होगा, फिर ही ऑल्सो नोज इसका उपाय क्या है। इसलिए उन्होंने पहले चख लेना चाहिए कि कुछ टेस्ट में अलग तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें जो शुरुआत में इंडिकेशंस दे रहा है ना, उस इंडिकेशंस में ये भी है कि उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, जो भी खाने का टेस्ट है वो भी थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो ये लोग ने पहले चख लेना चाहिए, फिर राजा को देना चाहिए। आफ्टर ऑल द सिक्योरिटी क्लियर, आफ्टर सब कि अच्छा इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद ही देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी इंडिकेशंस हैं कि जैसे वो कल्प प्रसाद, जैसे जो राजा के बाल बनाने आए हो, उनको तैयार करने आए हो, ये सारे जो, वो सब भी, जो भी कोई राजा के पास जाए ना, सबसे पहले तो उसको स्नान वान करके शुद्ध होना चाहिए। कहाँ? अंदर आके, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ लगा के आयो, शरीर में लगा के आयो, कुछ कपड़ों में डाल के आयो, तो आपको जैसे आप राजा के पास जाओ उसके पहले स्वयं स्नान करना चाहिए, स्वयं अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। आफ्टर इट इज ऑल चेक बाय जो भी हुएवर इज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, वो सब चेक करे, उसके बाद ही आप राजा के पास जाओ। और जो कल्प प्रसाद है, जो बार्बर्स हैं, जो बाल बनाने के लिए नाई है, वो उनको अपना उस्त्रा वगैरह चाहिए, है ना, या कुछ कुछ चीजें चाहिए राजा को तैयार करने के लिए। तो वो सारी चीजें भी वो स्वयं बाहर से नहीं लेके आएंगे, वो राजमहल के अंदर जो अस्त्र है वही उन्हीं का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका तो इन चीजों का भी उन्होंने बताया गया है कि जो नहाने कराने के लिए जो लोग हैं, वो भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑलरेडी जो सेवक है, जो एक तो सेवक है जो बाहर से अंदर आते हो, दूसरे सेवक जो है वो अंदर ही रहते हो, तो उनके जो एकदम क्लोज काम है, जैसे कि उनको स्नान करवाना या मसाज करना वगैरह वगैरह, वो तो ऐसी दासियों ने ही करना चाहिए जो ऑलरेडी अपनी लॉयल्टी प्रूव कर चुकी हो और अंदर के अंदर हो, बाहर से ना आए। और जो बाहर से आते भी हैं, उनको इस तरीके से स्नान वान होके शुद्ध होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, और ऐसे से साथ साथ उनके जो अस्त्र वगैरह हैं वो तो अंदर ही होने चाहिए, बाहर से नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर जो कपड़े वपड़े वगैरह भी राजा को दिए जाते हैं, वो भी फुल सिक्योरिटी चेक होके वो सब होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब है। फिर आगे उनका कहना है कि श्लोक नंबर 33,
कुशीलवाह शस्त्रा अग्नि रसवर्जः नरमेयुः, कि अभी राजा को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, कि राजा का एंटरटेनमेंट करना है। तो कुशीलवाह मतलब जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, जो अलग अलग करतब दिखाए, ऐसे जो लोग हैं जो एंटरटेनर्स हैं। तो जो एंटरटेनर्स भी है वो भी ऐसे कोई खेल ना दिखाए जिसमें शस्त्र, अग्नि या विष का प्रयोग हो, ठीक है। इसलिए ऐसे कोई भी खेल जो है ऐसे वर्जित है, उनके परफॉर्मेंस में ये कुछ इन किस चीजों का उपयोग नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो। अच्छा, उसके अलावा उनके जो वाद्य वगैरह होंगे, ठीक है, जो बजाने के जो उनके वाद्य, तबला वबला जो भी कुछ वो करते हो, वो सारे भी बाहर से कुछ नहीं आएगा, राजमहल के अंदर जो है उसी का उनको भी उपयोग करना है, ठीक है। इवन जो राजा के रथ वथ में जो उपयोग होते हैं, जो रेंस वगैरह उपयोग होते हैं, जो चाबुक उपयोग होता होगा, वो सब भी बाहर कुछ नहीं है, राजा का जो सारा सामान है वो अंदर ही होगा, चेक ही होगा और उसी का उपयोग होगा। तो नथिंग कम्स अनचेक, नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर एक तो हमने कहा ना वो मुद्रिका तो है ही, तो वो मुद्रा जब उसमें लगेगी तब ऑब्वियसली उसकी चेकिंग भी हो गई है, तो ऐसी वस्तु का उस पर प्रयोग राजा ने प्रयोग करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब घोड़े पर चढ़ना हो या हाथी पर चढ़ना हो, तभी भी राजा ने अकेले नहीं करना चाहिए। जो कोई सेवक या सैनिक उनके कॉन्फिडेंस में हो, जिन पर वो भरोसा कर सके, ऐसे लोगों को हमेशा राजा के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर हाँ, कि मतलब अगर वो नौका में भी जाते हो तो नौका में भी कोई जिन पर विश्वास कर सके, कोई विश्वासु नाविक हो तभी जाए, नौका में अकेले कभी ना जाए, ठीक है। राजा को अकेले नौका में कभी नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली जब टर्ब्यूलेंस हो तभी तो नहीं जाना चाहिए, तभी आपके साथ कोई भी हो। एक तो आप नौका में जाओ तो कोई आपके साथ होना चाहिए नौका में। फिर वो कहते हैं उदकांते सैन्यमासीत, कि जो पानी पे भी आपकी सेना आपके आसपास होनी चाहिए, कि आपकी सिक्योरिटी है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ लैंड पे। अगर राजा पानी में जा रहे हैं तो नौका में जा रहे हैं तो वहां पर भी आसपास उनके साथ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, और अगर टर्ब्यूलेंट टाइम हो तब तो वो नहीं जाना, तब तो उनको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। और अगर राजा को स्विमिंग पूल में जाना हो, ठीक है, तालाब वगैरह में जाना हो, तो उसके पहले भी वहां कुछ है नहीं ना, मगरमच्छ वगैरह कुछ है नहीं ना, उस सबसे वो सब बिफोर हैंड उसकी सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, ऐसा कुछ होगा तो वो निकाल देना चाहिए, फिर ही करना चाहिए, ठीक है। उसके आगे वो कहते हैं कि राजा जो रास्ते पर जाए, रास्ते पर जब जाते हो तभी भी ऐसे कोई सिद्ध तपस्वी जटा मुंडधारी लोग जिनको जानते नहीं हो, या कोई ऐसे पंगु है ना, कोई ऐसे लंगड़ा सा जा रहा हो वगैरह, बिकॉज यू नेवर नो, जनरली स्पाइस जो होते हैं ऐसे कुछ आते हैं वो वेशभूषा में ही आते हैं। तो इन सारे लोगों से उनको क्लियर, वो रास्ते को क्लियर रखना चाहिए, और आगे पीछे दोनों साइड आपकी सेना स्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी सिक्योरिटी की बात इसमें आती है, जो आज भी है ना, आज भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पूरा रास्ता क्लियर होता है, किसी को आने नहीं देते, है ना। आगे पहले कुछ सिक्योरिटी वाले जाते हैं, पीछे सिक्योरिटी वाले जाते हैं, वो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। तो आज जो है वो तभी भी वैसे ही होता था, जो राजमार्ग के आसपास सब कुछ कॉर्डन ऑफ हो जाता था, और आगे से ना पीछे से ना, और फिर राजा की सवारी जाती थी, ठीक है। फिर वो कहते हैं जहाँ लोगों की भीड़ हो वहां तो राजा को जाना ही नहीं चाहिए, परंतु अगर उत्सव हो, कोई मेला हो जहाँ उसके स्वयं के सिटीजन्स हो, अपनी प्रजा हो, वहां तो राजा को जाना चाहिए, है ना। तो जब वहां पर भी जाते हो तो वहां आप जाओ, पर वहां भी कम से कम 10 सैनिक की सुरक्षा आपके आसपास होनी चाहिए। अगेन एग्जैक्टली लाइक नाउ, है ना, एग्जैक्टली लाइक नाउ आप लोगों के बीच, या तो क्राउड में आप मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, पर आपको जाना है, लोग भी आएंगे, तो कैसे करो, आज भी है ना सिक्योरिटी, हम देखते हैं मोदी जी के आसपास कई कई तो बहुत हैंडसम गुड लुकिंग ये बॉडीगार्ड्स में उनके साथ होते हैं, वो काला चश्मा विश्मा बना के एकदम फुल टाइट सूट टाइट, है ना। तो वो कहते हैं ऐसे 10 सैनिक जो हो, बॉडीगार्ड जो हो, वो राजा के साथ हमेशा रहने चाहिए, एग्जैक्टली लाइक नाउ। मतलब आप सोचो, अगर ये हमको ऐसा नहीं लगता कि हम तब का सुन रहे हैं, है ना, आज भी रियली नो कि आज भी ऐसे ही होता है, नो चेंज, एग्जैक्टली द सेम। आज भी अगर हमको किसी, एक तो ये कोई राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री वगैरह ऐसे किसी को एक्सेस नहीं होता है ना, उसमें कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक, आप फोन अंदर नहीं ले जा सकते, ये भी बहुत सारी चीजें होती है। तभी ऐसे ही था, एवरीथिंग हैड टू बी मार्क्ड, एवरीथिंग हैड टू बी चेक्ड वगैरह वगैरह। Some of these things don't change, right? Obviously.
क्योंकि तब जैसे राजा पर घात होता था, उनके एनिमीज उनको मारने का प्रयत्न करते थे शत्रु, वैसा ही आज भी वैसे ही है ना, यू नेवर नो। तो मतलब और इवन बॉडीगार्ड्स का तो हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन थे, उनके बॉडीगार्ड्स ही थे। तो ऑफ कोर्स इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी एक्सीडेंट्स तो क्या, सच थिंग्स कैन हैपन, बट वी डू व्हाट वी कैन, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, है ना। अच्छा, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इंदिरा गांधी का केस लेते हैं। तो इंदिरा गांधी के केस में एक चीज जो बताई है ना चाणक्य ने, वो लागू होती है। वो क्या है कि वो क्या नहीं हुआ, what could she have done? Maybe she couldn't have because it was a very shorty, but still, what is it that people think could have? What अगर चाणक्य होते तो वो क्या सब सोचते इंदिरा गांधी के केस में? Anybody knows? Anybody can think through? तो अच्छा, इंदिरा गांधी की जो I think वो बोलते कि बॉडीगार्ड्स को, बॉडीगार्ड नहीं रखते, सॉरी, हाँ वो कहते कि अब ये बॉडीगार्ड्स को हटाओ। सबसे पहला काम ये करते। क्यों? ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। आप सब लोग एक साथ मत बात करिए, आभा जी प्लीज, आप पहले बोलिए। हाँ। अच्छा, यू वांट मी टू से? ओके, मैंने खुद को म्यूट कर दिया। सो आई थिंक जब ये हुआ था, भिंद्रावाला का एपिसोड हुआ एंड 6 पूरे मतलब एक तरह से कम्युनल राइट हो गया था ना, तो ही वुड हैव सेड कि अब इस कम्युनिटी के लोग इतने क्लोज विसिनिटी में नहीं रह सकते। करेक्ट। Leadership position said to replace the bodyguards. Absolutely. अच्छा, again very big clarification. I know अपने group में नहीं, but for everybody who's listening this is not against any community or anything. We are just trying to think how Chanakya would have. ठीक है, केवल इतना है। So please don't make it any community issue. It is not against any Sikh. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ चाणक्य की सोच के हिसाब से सोचने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस समय एज आभा जी से वो भिंद्रावाला एपिसोड हुआ था, जब अपनी आर्मी है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसी थी, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड टेकन इट एज अ सैक्रिलेज। बहुत सारे लोगों को इस बात का गुस्सा था, बिकॉज भिंद्रावाला फॉर व्हाटएवर इट इज, ही वाज आल्सो अ रिलीजियस हेड एंड कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो बहुत लोगों को इस बात का गुस्सा था। चाणक्य ने एक बात कही कि आपने कभी किसी का बुरा भी हुआ हो, पहले भी कभी कुछ ये हो, ऐसे लोगों को भी आप अपने पास मत रखो। तो ये वही है ना, भले डायरेक्टली नहीं हुआ था, बट इनडायरेक्टली रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो अगर चाणक्य होते तो वो कहते हाँ, लेट्स प्ले वेरी सेफ एंड लेट्स नॉट ट्रस्ट एनीबडी, बिकॉज राजा की सिक्योरिटी का सवाल, ठीक है। नॉट टू से कि सारे ऐसे होते, नॉट टू से कि सारे ऐसे होते, बट द वे जितने ज्यादा कॉशियस चाणक्य है, वो हम जो देख रहे हैं, उस हिसाब से पॉसिबली दिस इज व्हाट ही वुड हैव डन, ठीक है। वंस अगेन clarifying, this is not specific to any community, we've just taken an incident as an example, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो okay, ठीक है। So then going ahead, हाँ, फिर वो कहते हैं, अच्छा ये हमने पहले भी देखा था, वो कहते हैं कि आप किसी सिद्ध तपस्वी, इनके किसी को काम हो, इवन जब आपको उनके प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करने हो, तो राजा को अकेले नहीं जाना चाहिए कभी भी, ठीक है। वो हमेशा उनके साथ या तो कोई पंडित हो, उनके मंत्री हो, कोई जो वेद जानते हो, ऐसे जो लोग हो, जो पंडित, वेदों के पंडित हो, जो धर्मशास्त्र समझते हो, ऐसे लोग हमेशा उनके साथ रहने चाहिए। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ऐसे आप अगर किसी शस्त्रधारियों से मिल रहे हो, है ना, आप तो शस्त्र ग्राहाधिष्ठ सिद्ध तापसम पश्येद, कि आप अगर ऐसे किसी से मिल रहे हैं तो आपके साथ हमेशा शस्त्रधारी लोग होने चाहिए, इवन आप सिद्ध तपस्वियों से मिल रहे हो तो भी, बिकॉज वन इज यू नेवर नो, दे आर वेरी, उनकी शक्ति बहुत होती है ना, एंड प्रॉबेबली आप पर वो गुस्सा हो तो ऐसा कुछ कर दे जो नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, या दूसरी बात यू नेवर नो उनके वेश में कोई बहरूपिया है या कोई है, इसलिए राजा को हर केस में, अच्छा नाउ आप देखिए, ये हम धार्मिक जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो चाणक्य हर चीज से कॉशियस है, इसलिए
जब वो रानी की बात करते हैं तो वो फेमिनिज्म से नहीं जोड़ देना चाहिए। अगर किसी तापसियों की बात करते हैं तो उसे धर्म से नहीं जोड़ देना चाहिए। बेसिकली बात ये है कि आप प्रत्येक मनुष्य जिससे राजा मिलते हो उससे राजा को सावधान रहना है, और अपने एंड से तो ही शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि शायद कुछ गलत हो, एंड ही शुड एंश्योर कि उनके साथ कोई हो। इवन सिद्ध तापस से मिलते हैं तो वो शस्त्रधारी लोग उनके साथ होने चाहिए। अगर किसी सामंत के दूत से मिलते हो, अगर कोई और देश प्रदेश का दूत आया हो तो उसे भी राजा को अकेले में कभी नहीं मिलना चाहिए, हमेशा और हमेशा अपने लोगों के साथ ही मिलना चाहिए। जो 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 मंत्री परिषद है उन सबके साथ ही मिलना चाहिए। एक तो एवरीबडी शुड नो, है ना, एक तो आप एविडेंस एस्टैब्लिश करते हो कि वो क्या बोल रहा है, आपको कुछ बोले पीछे से कुछ बोले ऐसे नहीं, वो साक्षी जो ऑलरेडी है विटनेस की वो बोल क्या रहा है। दूसरा, अगर वो दूत आप पर आक्रमण करे या कुछ आपके साथ ऐसा कुछ तरीके से करे कि आपकी जान को घात हो सकता है, तो ऐसे भी कुछ ना हो, इसलिए वो सारा क्लीन रहे, इसलिए विटनेस हमेशा होने चाहिए। वो अगर अपनी ही सेना को भी अगर देखने जा रहे हो तो भी राजा को ढंग से अपना कवच, अपने ही सेना में जा रहे हो, ठीक है, तो अपनी सेना का जब वो अवलोकन कर रहे हो, उनको देख रहे हो, तभी भी राजा को कवच वगैरह पहनकर शस्त्र लेकर जाना चाहिए। तो उसमें भी ऐसे नहीं कि अपनी सेना है चलो ऐसे चले गए, नहीं, बिकॉज यू नेवर नो कि सेना का क्या ये है ना, तो दैट्स द अदर थिंग, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट एज वेल। हाँ, बालकृष्ण जी राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जैक्टली, he was unprotected in the crowd. Of course he was not the prime minister at that time, but still, right, again वो जो LTT वाला issue जो था, we sent forces to Lanka at that time, है ना, तो it was a very tricky situation कि उनके उनके जान को वहां से खतरा था because of our whatever we done to the Sri Lanka के कारण जो भी था, so there was anger against him already in that specific part, और वो वहीं पर थे और लोगों के बीच थे, सिक्योरिटी नहीं था, एंड थिंग्स हैपेंड द वे दे हैपेंड। सो अगेन एग्जैक्टली, आप अगर उनके साथ भी हो तो कोई आपके इतने करीब ना है और आपके साथ उतनी रक्षक होने चाहिए। इंदिरा के बारे में भी वो बात भी सही है कि उस दिन वो अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर नहीं गई जिस दिन उनको शूट किया है। इट वाज नॉट जस्ट द सिक bodyguards, it was also that she had in the protocol that she must always be protected with the bulletproof vest. Correct, that too, right, again the same thing, you have to be always, there were multiple things going on. Correct, it was not just one thing. Correct, even for the operation blue star जो भिंडरावाना का था, उससे पहले का तो कम्युनिटी ने कुछ नहीं बोला था, it was only the perceived insult. Correct, that's the point. जानक ने कहा है जरूरी नहीं है कि आपने बुरा किया है, अगले को लगा है आपने बुरा किया है, that's also enough. That's the point, पूनम जी, वही बात है कि करा नहीं अगर उन्होंने सोचा है कि आपका बुरा हुआ है तो, and it's not as if it was not known, है ना, ऐसा नहीं था कि किसी को मालूम नहीं था कि अच्छा वो कम्युनिटी को बुरा लगा है, everybody knew बुरा लगा गुस्सा है ना, ऐसा तो नहीं था कि इट वाज अननोन, तो पता तो था ही। और हाँ, एंड द लास्ट पॉइंट, जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, मे आई? हाँ, बोथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी टाइम पे you cannot take decisions as you please. These were like personal opinions. Both were warned. इंदिरा गांधी के टाइम भी बोला गया था सिक्योरिटी आपको you must consider to change. She negated that. So it is, you have to follow the protocol and you have to see beyond your personal ideal opinions. Same with Rajiv Gandhi. He was also warned कि श्रीलंका के इसमें अभी आपको we shouldn't be butting in. Correct. ये उनका इंटरनल मामला है. He went against it कि हमारे बाजू में एक कंट्री है and you know, एक होता है ना कि I feel that I should help. So you shouldn't go by what you feel, but you have to see. और फिर अगर हम उसमें ये देखें कि आपका धर्म क्या कहता है, स्वधर्म क्या कहता है, तो you are a head of a country. So आपने अपनी जान दे, आप बहुत महान कुर्बानी देके, you know, you haven't become महान. You have to consider the larger good and play safe. तो ये कुछ गलतियां थी
पोजीशन की गलतियां थी, इंडिविजुअल की हो सकती है अपनी ओपिनियन। नहीं, बट हमने जैसे पहले देखा पिछले चैप्टर में, एक जो राजा है उसका स्वयं का कुछ नहीं है, सब कुछ प्रजा के हित में ही होना चाहिए, है ना। तो a leader, especially at that level, there is nothing personal, it's all public. तो राजा के लिए पर्सनल कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट चाणक्य सेज, मैं नहीं कह रही, ये चाणक्य कह रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ, ऑल्सो आई थिंक इंदिरा गांधी के केस में वो महान बनने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अल्ट्रा कॉशियस, शी वॉज ऑलवेज वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो कहते हैं ना, कई बार ये होता है कि आपकी मरना तो है ही, तो आपका टाइम आ गया है, आपका, हाँ एग्जैक्टली, आपका टाइम आ गया, तो यू एंड अप डूइंग, बिकॉज फॉर इंदिरा गांधी टू मेक सच अ मिस्टेक इज, राजीव गांधी की बात छोड़ दो, ठीक है, he was never known to be extremely smart, but Indira Gandhi was not like that. never smart enough. Indira Gandhi was मतलब very very smart in a lot of these things. For her She was very savvy, very politically savvy. Correct. So उनके लिए it was not, it was Indira Gandhi के लिए ये करना is कि वो वही कि मतलब she wouldn't have otherwise behaved like this. But anyways, तो हाँ, तो वो कहते हैं कि जैसे आप शास्त्री जी also, the second prime minister, कि उस टाइम जी जी हुआ ना, तो तब मैं दिल्ली में थी, जब मिसेस गांधी का इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। तो तभी मैंने ऑब्जर्व किया कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी इतनी डरी हुई थी, तो सरदार लोग तो बाहर ज्यादा कुछ निकलते ही नहीं थे। इवन उनकी जो लेडीज थी, उन्होंने भी बिंदी लगाना चालू कर दिया था, कि सो दैट लोगों को ऐसा ना लगे कि हम सरदार जी हैं और हमारे ऊपर कोई नहीं, बट वो डर वाज जस्टिफाइड ना। वो जो 1984 रायट जो हुआ सरदारों के अगेंस्ट, इतने सारे लोगों को जो मारा, वो तो उसके बाद ही हुआ ना। तो वो डरी, बहुत ज्यादा डरे थे। रेसिप्रोकेशन, तभी तो बहुत डरे हुए थे। राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती है, एंड ही जस्टिफाइड द एंटायर रायट्स अगेंस्ट सिख्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। एंड कांग्रेस का तो ये हमेशा से रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, राइट, कि उन्होंने सिखों के अगेंस्ट ऐसे किया। जब महात्मा गांधी को जब मारा था नाथुराम गोडसे ने, इट वाज नॉट अ कम्युनिटी व्हिच डिड एनीथिंग, पर यहाँ पर चित्पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र में, कोंकण में, कांग्रेसियों ने जाके उनको कितना मारा है, एंड कभी कोई जस्टिस की बात ही नहीं आई है। इट्स एन इंसिडेंट व्हिच इज फॉरगॉटन। क्यों चित्पावन ब्राह्मणों को मारा? क्योंकि गोडसे चित्पावन ब्राह्मण था। That's it, as simple as that. Same thing which happened in 1984. 1984 got coverage. चित्पावन ब्राह्मण की बात तो मुझे मुंबई में रहने के पश्चात, जन्म के पश्चात, कितने वर्षों बाद पता चली कि ऐसा हुआ था। तो ये तो कांग्रेस का है ही, they are very 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 vindictive about some of these things, very vengeful. लेकिन अमित जी पूनम जी, एक चीज that I would like to point out here, I was also there when Indira Gandhi got shot. I was in Delhi. I was at the airport. पड़ोसी सरदार अपने पड़ोस के घरों में, दुकानों में मिठाई लेकर गए कि हम मार दिया है, अब कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। See, I am not against anyone. I cannot be especially against Sikhs because my own mamas, my nannies, everybody is Sikh, so I cannot go against them. But अगर आप objectively देखो, तो अगर हम आपके घर में किसी को मार के और आपके सामने आपको जाके प्रोवोक करें, डोंट एक्सपेक्ट यू, क्योंकि जो वायलेंस हुई है उसके कुछ घंटों बाद हुई है। देयर वाज अल्टीमेट, बिल्कुल काम हो गया था उस वक्त, बिकॉज़ पीपल वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जी, आई वुड देन द टेक सिक्स ऑब्जेक्शन स्टार्टेड टू गोइंग दिस, अराउंड। ठीक है, आई वुड टेक ऑब्जेक्शन टू दिस। जस्ट कोई किसी के घर मिठाई लेके गया हो, वो खुश भी हुए हो, ठीक है, तो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड genocide like this cannot be justified in any way. No, I'm not saying that. No, I'm just ensuring that people you are hearing the recording are absolutely clear about this. But you have to understand. No, there is no understanding here. I went to Punjab after that. I might not be happy with certain decision, or I might be happy. Right? State cannot be so vengeful and kill everybody like this. No, that is why I'm saying I agree with that. पूनम जी एक सेकंड, I totally agree with that. सिटीजन से जो भी जिन सिखों, एक तो क्या हर सिख
जिनको मारा गया जेनोसाइड में, वो जो राइट्स में, वो सब लोग कोई मिठाई लेके गए थे, ऐसी बात तो नहीं थी, है ना। दूसरी बात, वो खुश भी हुए हो तो क्या, डिड दे टेक अप वेपन्स अगेंस्ट द स्टेट? अगर ऐसा हुआ है, स्टेट कुड हैव केप्ट एन आई ऑन देम कि ऐसे कौन लोग हैं, ठीक है, एंड टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज इंडिविजुअल्स। इस तरीके से हम कोई भी बात जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो लोग कहेंगे हाँ चित्पावन ब्राह्मण भी कुछ कुछ बहुत खुश हुए थे, तो इट्स ओके टू किल देम, कांग्रेस नहीं, बात ये नहीं है। What I'm pointing out is that when I met them later, like about 3 months later, I went to Punjab, and when I met the Sikhs who had fled from Patna, वो लोग ये बोल रहे थे हमने बहुत गलती करी, ठीक है, वहां पर मारा था। Because after that also, after so many years now, अब कितने साल बीत चुके, I have not seen and experienced, except for small patches, an animosity between Hindus and Sikhs. उन लोग का उतना पॉइंट नहीं, हम ये कह रहे हैं सब कुछ, I agree with that कि state sponsored था ये, it was, the thing was there was provocation to begin with, उतना ज्यादा नहीं होता अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ना होता। थोड़ा बहुत लोगों में हुआ होगा वायलेंस जो शुरू हुई थी, एंड देन स्टेट पिक्ड अप फ्रॉम दैट एंड पुश्ड इट। इट वाज, वो आपकी बात सही है, इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड, बट इट स्टार्टेड एज विद उनको एक्सक्यूज ये मिली कि प्रोवोकेशन किया, व्हिच वाज देयर। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज पूनम जी, मैं आपको वही कह रही हूँ, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। कल जाके कोई बात पे एक सिटीजन को लगे कि हाँ ठीक है मैं खुश हूं किसी इस बात पे, तो क्या स्टेट हैज द राइट टू गो एंड किल समबडी? एंड नॉट इवन द स्टेट, द पार्टी, बिकॉज इट इज इन पावर, इट्स वर्कर्स हैव द राइट टू गो एंड किल एनीबडी। ये क्या तरीका है? तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि पब्लिक में एनिमोसिटी इस पर नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर क्योंकि ये कम्युनल राइट नहीं था, because I have not seen except for sorry you are going off track here, ठीक है, communal right, that's what I wanted to tell you कि उस दिन वो communal right कोई बात ही नहीं कह रहा है, ये कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सिखों के अगेंस्ट हुआ था। ये कम्युनल राइट कहाँ से आया इसमें? इसमें हिंदू सिख कहाँ पे आया? ऐसा कुछ भी नहीं है। आता जब बात होती है हिंदू सिख ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग ने जो देखा, but पूनम जी that's the point, आप एक लोग क्या कहते हैं इस पे क्यों जा रहे हैं? We are talking as a strategic point here, right? लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे क्या मतलब है अपने को? नहीं, लोग नहीं कह रहे, हम कह रहे हमने खुद जो देखा वहां पे, because I was right there those days in India when all this happened. I don't want to stretch this further. The point I hope is clear to everybody. ठीक है, तो anyways, so this is with this we end the chapter. So basically वो कह रहे हैं कि जैसे औरों के लिए, जैसे राजा है वो दूसरे के अगेंस्ट पाई वाई रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वैसे he goes out of his way to ensure that you know all these कि औरों पे नजर रखी जाए, उतना ही एफर्ट उसने स्वयं की रक्षा के लिए भी रखना चाहिए। And with this the 21st chapter also ends of Atmaraksha, and with this we finish the first section of अर्थशास्त्र। ठीक है, ऐसे हमारे 15 सेक्शंस है टोटल, जिसमें से अभी हमारा एक ही हुआ है, तो हर एक सेक्शन का लेंथ अलग अलग हो सकता है, बट ये जो पहला सेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये सारा जो लीडरशिप डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये पूरी चीज, जिसमें पहली बात तो हमने देखा कि एजुकेशन राजा का क्या क्या होना चाहिए, हाउ शुड अ प्रिंस बी एजुकेटेड, उसके क्या भाग होने चाहिए, डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे मंत्रियों की नियुक्ति हो, कैसे स्पाइस की नियुक्ति हो, ये सब हमने देखा। फिर एक राजा की मीटिंग्स किस तरीके से होने चाहिए, हाउ शुड योर मीटिंग्स बी कंडक्टेड, कितने लोगों के साथ होनी चाहिए, अपनी रक्षा में राजपुत्रों से भी अपने आप को कैसे बचाना चाहिए और राजपुत्रों ने राजा से अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, ये सब देखा। घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, एक राजा को अपने दिन को कैसे भाग करके ये सारे काम कैसे करने चाहिए, ये सब हमने देखा। एंड लास्ट पार्ट ऑफ राजा की स्वयं की आत्मरक्षा, ये बात हमने पहले चैप्टर में देखी। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू राजा, एक राजा से रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड, डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए वो इसमें हमने देखा। अब आगे चल के वी विल सी मोर अबाउट स्टेट्स। जैसे अगला चैप्टर जो है दैट्स ऑन अध्यक्ष प्रचार, मतलब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो फंक्शंस है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं, जैसे ट्रेजरी है, रेवेन्यू,
होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, और भी जो भी कुछ है ना, वो सब के बारे में उन्होंने क्या क्या काम करने चाहिए, उन्होंने अगर कोई उसमें गलती करता है, कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, कोई चोरी करता है, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो सब अभी आगे आते जाएंगे। उसके आगे सोशल नॉर्म्स जो है, शादी के बारे में, इनहेरेंट राइट्स के बारे में, क्योंकि जो राजा है उसको इन सब चीजों पे भी एडजुडिकेट करना पड़ेगा, है ना, तो वो सब कैसे होगा वो हम आगे अब देखते जाएंगे। So with this we end the first section. अगले सेशन में we'll keep first 15 to 20 minutes. अगर अभी तक हमने जो देखा उससे रिलेटेड, ठीक है, अगेन स्टिकिंग टू द टॉपिक, उससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो we will take it up, ठीक है, then we'll start with the next chapter. So we'll keep 15 minutes for that. तो आप देख लीजिए, just go through if you have time या whatever. And जिसको किसी को भी प्रश्न होगा we'll take it up, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो that's how we will proceed next time. Okay, ठीक है, so we'll close here. प्रार्थना आज कौन बोलेगा? Who volunteers for the प्रार्थना? अरे मैं कर सकती हूँ. I have done it once, so I was hoping